तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो अपन चैप्टर नंबर कर रहे थे 7, सिरा, धमनी, स्रोतस और शारीर। पहली क्लास में अपन ने सिरा किया था, दूसरी क्लास में धमनी और स्रोतस का इंट्रोडक्शन किया था, तीसरी क्लास में अपन ने प्राण व स्रोतस से लेके प्राण व उदक व अन्न व तीन तो वो थे, फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र शुक्र तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, और मूत्र व पुरुष व भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज करेंगे अपन शुक्र व स्रोतस अपन ने कर लिया था, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर लिया था। फिर मैंने बोला था कि शुक्र व स्रोतस अपन चरक के अनुसार भी करेंगे, क्योंकि बुक में नहीं था वो, उस पीडीएफ में लास्ट वाली में, तो मन के मैं मेंशन करके आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करें। चरक के अनुसार शुक्र व स्रोतस। शुक्र वहानाम स्रोतसाम वृषणो मूलम सेप सेपस्य, मतलब कि भाई शुक्रवानाम, कि शुक्र के मतलब जो स्रोतस हैं कौन है, वृषण और सेप। सेप यानी क्या होता है, तरीके से पेनिस, ठीक है, मूत्रेंद्रिया। तो शुक्र व स्रोतस का मूल दोनों अंड, मतलब दोनों अंड यानी वृषणों टेस्टिस, ठीक है, तो दोनों अंड और मूत्रेंद्रिय, ये चरक के अनुसार है। देखो अपन सबके अनुसार कर रहे थे, ये मैं छोड़ना नहीं चाहता था, और आपको मैंने बताया था कि टेबल पे एक टेबल बनाओ, आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, उनके मूल लिखो, श्लोक लिखो, और आपको जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे एक टेबल लगा लो, क्योंकि ये याद करना जरूरी है। और इस बार पीजी में क्वेश्चन आया था इसका, आपको पता हो तो, कि सम्मिलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आया था कि सम्मिलित कीजिए, अस्थि व स्रोतस के मूल हैं, मज्जा व स्रोतस के मूल हैं, रस व स्रोतस के मूल हैं, चार हैं, चार दे दिए थे, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, उनको आपको छांटना था। एक पीजी का क्वेश्चन था, और मैं अभी जस्ट इसको देख रहा था। तो चरक के अनुसार हो गया, सुश्रुत के अनुसार। आपन को पता है आचार्य चरक ने कितने माने थे, 13 माने थे, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि एक 14, मतलब नाम नहीं दिया उनकी, गर्भ प्रकरण में एक आर्तव, उन्होंने नाम नहीं दिया, अलग से नहीं बताया कि 14वां होता है, ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कि आर्तव प्रकरण, मतलब गर्भ प्रकरण में एक आर्तव स्रोतस भी होता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया। किसने वर्णन किया, आर्तव का सुश्रुत ने। क्योंकि अपन देखो यहाँ पे वापस आता हूँ, मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप कन्फ्यूज ना रहो। ये देखो कि चरक ने 13 प्रकार के माने, प्राण व अपन ने कर लिया, उदक व अपन ने कर लिया, अन्न व अपन ने कर लिया, रस व रक्त व मांस व मेद व अस्थि मज्जा शुक्र यहाँ तक अपन ने कर लिया, मूत्र व पुरुष व ये भी अपन ने कर लिया। अब करेंगे आचार्य चरक के अनुसार 13वां स्वेद व। तो स्वेद व करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्राण उदक अन्न, ठीक है, बात हो गई। रस रक्त मांस मेद शुक्र, शुक्र तक अपन ने कर लिया, मूत्र व भी कर लिया और पुरुष व भी कर लिया। तो इसने ओनली संख्या, जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने आर्तव्य को मेन संख्या में माना है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 13, मतलब ये 13वां आर्तव है, मतलब एक तरीके 11वां आर्तव है, और यहाँ पे स्वेदव्य है। तो पहले स्वेदव्य करेंगे, फिर अपन आर्तव्य करेंगे। इस तरीके से टोटल जो स्रोतों का वर्णन हो जाता है ना, वो कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। अब देखो, तो स्वेदव्य के मतलब 13वां, जो आचार्य चरक के अनुसार। अब चरक ने माना, सुश्रुत ने माना नहीं इसको, तो ओनली चरक ने माना। तो क्या है सूत्र, स्वेद वहानाम स्रोतसाम मेधो मूलम लोम कूपश्च। तो इसका मीनिंग क्या है कि स्वेद वहानाम, कि स्वेद का बहन करने वाला कौन है, स्रोतस, जिसके मेद हैं, स्रोतासाम मेधो मूलम। तो एक तो क्या है कि स्वेद व स्रोतस के मूल कितने हैं, दो। एक तो मेद, मेद यानी फैट टिश्यू। तो ये जो फैटी टिश्यू होता है ना, जितना भी मतलब फैट जमा होता है बॉडी में, वो क्या है, पसीने का मूल है। और लूम कूपस्य, लूम कूप यानी क्या होता है, माइन्यूट पोर्स ऑफ द स्किन, मतलब जो अपने रोम उगते हैं ना, छोटे छोटे बाल उगते हैं। अब ये हर बाल एक छिद्र से उगा हुआ है, ऐसे तो है नहीं कि बिना छिद्र के बाल उग गया हो। तो जो जो बाल उगा हुआ है ना, उसका जो छिद्र है उसको बोलते हैं लोम कूप, मतलब जिसमें से वो बाल उगा हुआ है, जो जिस छिद्र की सहायता से वो बाल बाहर आया, हेयर बाहर आया ना अपनी बॉडी का, छोटे छोटे बाल बाहर आते हैं ना, अपन ने देखा नहीं अपनी बॉडी पे कितने सारे बाल हैं, तो ये छोटे छोटे छिद्र है ना बालों के, वो है लोमकूप। तो ये क्या मतलब, स्वेद व स्रोतस के दो मूल हैं, आचार्य ओनली चरक ने माना है, सुश्रुत ने इसको नहीं माना। तो फैट टिश्यू और लोमकूप इसके मूल है। अब स्वेद स्रोत दृष्टि के लक्षण देखो, अस्वेदम अति स्वेदनम पारुष्यम अति सलक्षणम ताम अंगस्य परिधा लोम हर्ष्य दृष्ट स्वेदनाश्य संरोतासी प्रदुष्टानी विद्यात। ये स्वेद दृष्टि के लक्षण, मतलब अगर मान लो अवरुद्ध हो जाते हैं, मान लो ये लोम कूप और मेद में कोई विकृति हो जाती है, इस चैनल्स में, इस टनल्स में, मतलब एक तरीके से जो स्रोतस है स्वेद स्रोतस, उसमें परेशानी हो जाती है, तो क्या होगा, अस्वेदनम लेक ऑफ स्वेटिंग, मतलब पसीना नहीं निकलेगा। मान लो अवरुद्ध हो गए, बंद हो गए सारे लोमकूप, सारे छिद्र, तो पसीना बाहर नहीं निकलेगा। या फिर अति स्वेदनम, या फिर मान लो कि जैसे एक जगह इकट्ठा हो गया, मान लो मतलब हाथ के ऊपर सर्क नहीं रहा, तो हाथ में से एक जैसा बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा। एक तरीके से अस्वेदनम या तो निकलेगा ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। पारुष्यम रफनेस ऑफ स्किन, मतलब
स्किन एक तरीके से रुक्षता हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है, रफ हो जाएगी। अति संलक्षणता, एक्सेसिव स्मूथिंग सुथिंगनेस ऑफ स्किन, अति संलक्षण, एक्सेसिव स्मूथनेस ऑफ स्किन, एक्सेसिव स्मूथ मतलब एक तरीके से ज़्यादा, जैसे देखो या तो स्वेद आ ही नहीं रहा या फिर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब फिर अगला बोला है कि पारुष्यम मतलब एक तरीके से या तो ड्राई हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी, मतलब होता है ना पसीने से चिपचिपी रहती है हमेशा अपनी स्किन, तो वैसी हो जाएगी। परिधा, वर्निंग सेंसेशन, और अपन को ऐसा लगेगा कि अपनी स्किन पे जल रही है, जैसे कि वो बोलते हैं ना कि नमक लगा दो अपनी स्किन पे, ऐसा लगता है ना जल रही है, या फिर अग्नि के संपर्क में आता रहता है तो हाथ तो जलते हैं। सूरज के चारों तरफ अपन सूरज की धूप में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो बर्निंग रहती है ना, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा अपन को महसूस है कि अपन को शरीर जल रहा है। और फिर है लोम हर्ष, देखो अस्वेदनम पारुष्यम अति संलक्षणम तो परिधाम लोम हर्ष, मतलब लोम हर्ष क्या होता है, सनसनाहट, पूरी बॉडी में सनसनाहट सी रहेगी। जैसे अपन कोई चींटी होती है ना, चींटी चलती है अपने बॉडी पे तो अपन को ऐसा लगता है कुछ सनसनाहट सी, कुछ जीव चल रहा है, तो ऐसे पूरी बॉडी में अपन को महसूस होगा कि सनसनाहट सी मची हुई है। तो ये क्या है, स्वेद व स्रोतस के लोम हर्ष से दृष्ट स्वेदना व स्रोतांशी प्रदुष्टांशी विद्या की दुष्ट स्वेदना वह, अगर मान लो कि स्वेद व स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, तो स्रोतांशी प्रदुष्टांति विद्या मतलब ये लक्षण देखने को मिलेंगे। तो समझ में आ गया ना भाई। आचार्य चरक ने कितने माने, 13, आचार्य सूत्र ने कितने माने, 11, तो क्लियर हुई। तो 11 माने लेकिन दो दो माने अपन ने हर श्लोक में, मतलब भाई आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये 2 हैं, ये 2 हैं, उन्होंने 11 गुना दूनी का 2 मतलब 22, टोटल कितने माने 22, और आचार्य चरक ने कितने माने टोटल 13। अब यह है आर्तव व स्रोतस, आर्तव व स्रोतस किसने माना डायरेक्टली संख्या में, सुश्रुत ने माना, तो सुश्रुत के अनुसार ही पढ़ेंगे ओनली। तो आर्तव व दे त्रयो मूलम गर्भाशय आर्तव वाहिनीश्च धमन्या तद विद्याय बंधता मैथुन अशिशूणता आर्तव नाशस्य। कहने का मीनिंग ये है कि देखो आर्तव व दे त्रयो मूलम, कि आर्तव व स्रोतस 2 हैं और उनके मूल गर्भाशय और आर्तव का वहन करने वाली धमनियाँ हैं, मतलब एक तरीके से वही वेजाइना और मतलब जो फेलोपियन ट्यूब्स वो जितने भी है ना, मतलब यूट्रस पार्ट, मतलब एक तरीके से जो गायनेकोलॉजिकल पार्ट है फीमेल में, वो सारी चीज़ें अपन क्या है कि यहाँ पे मूल गर्भाशय और आर्तव करने वाली बहिनाएं, आर्तव करने वाली धमनियाँ, उनके विरुद्ध होने पर क्लिबता मतलब नपुंसकता, बंधता, मैथुन सहन करने की सामर्थ्य न होना व आर्तव नाश जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लगे आर्तव या तेरो मूलम गर्भाशय आर्तव वाहिनी धमन्या तद विधान, मतलब उनके अवरुद्ध होने पर बंधत्व यानी मतलब एक तरीके से जो नपुंसकता मतलब संतान उत्पन्न करने में अक्षम होना, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे गर्भ ठहरेगा ही नहीं, गर्भ नहीं ठहरेगा तो प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा, मतलब नपुंसकता। बंधता मतलब मैथुन, यहाँ पे आगे लिखा कि मैथुन अशिशूणता, मतलब एक तरीके से मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में बिल्कुल इच्छा नहीं रहेगी, अगर होगी तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, मतलब यहाँ लिखा कि मैथुन सहन करने की सामर्थ्य न होना, एक तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी में बिल्कुल 0% योगदान। और आर्तवनाश जैसे लक्षण, मतलब एक तरीके से यहाँ में जो मेनिस्ट्रल साइकिल है ना वो भी नष्ट हो सकता है, किसके, आर्तव व स्रोतस के दुष्ट होने पर। जो मेनिस्ट्रल साइकिल में जो ब्लड लॉस होता है ना, ठीक है, 3 से 4 मतलब फर्स्ट डे से लेकर जो मेनिस्ट्रल साइकिल का पहला शुरुआत के 4 दिन होते हैं वो भी एक तरीके से अवरुद्ध हो सकता है, एक तरीके से पूर्ण रूप से मेनोपोज हो सकता है। ये क्या है, आर्तव स्रोतस दुष्टि के लक्षण है। इसके मूल आपको पता लग गया, मूल गर्भाशय और आर्तव वहन करने वाली धमनियाँ। अब समझो इस चीज़ को। अब मुझे एक बात बताओ, आचार्य चरक ने कितने माने, 13 माने, करेक्ट, यस या नो, है ना। अब आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, 11 माने, मतलब 11 जोड़ों में 2-2 माने, टोटल 22, लेकिन जोड़े कितने माने, 11। आचार्य सुश्रुत में कौन कौन से नहीं माने, अस्थि और मज्जा 2 नहीं माने, ये ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आचार्य चरक ने कौन से माने एक्स्ट्रा, इसने आचार्य सुश्रुत ने आर्तव में माना है और इसने स्वेद व और अस्थि मज्जा वाले माने, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक बार इस सारणी को दोबारा से देख लेना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे भाई किसने क्या माना है। प्राण व उदक व अन्न व रस व रक्त व मांस व मेदो अस्थि मज्जा शुक्र मूत्र पुरुष और स्वेद, ये तो आपको ऐसे ऐसे याद कर लेना है आचार्य चरक के। इन्होंने कितने माने, टोटल 11 माने, 11 प्रकार के, लेकिन इनकी संख्या 2-2 मानी है तो कुल संख्या 22 हो जाती है। प्राण उदक अन्न रस रक्त मांस मेद शुक्र मूत्र पुरुष और आर्तव, ठीक है। अस्थि वह और मज्जा वह इन्होंने नहीं माना और स्वेद वह इन्होंने नहीं माना, एक आर्तव वह एक्स्ट्रा माना है। इस तरीके से इनमें अंतर है थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए तो कि पीजी में क्वेश्चन आता है। और इस साल पीजी में क्वेश्चन आया है चरक विमान चैप्टर नंबर 5 से
क्योंकि अपन देख रहे हैं ना चरक विमान चैप्टर नंबर 5, चरक विमान चैप्टर नंबर 5, चरक विमान चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था पीजी में, और ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए इस चैप्टर को आज तीसरे दिन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आता ही है, पीजी में भी आता है, और आपके जो फर्स्ट ईयर है उसमें तो आएंगे ही क्वेश्चन। अब देखो ये स्रोतस हो गए पूरे। अब देखो स्रोतसों का रूपांतर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, जो अपन ने देखो मॉडर्न तो साथ में मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी देख लो ये बुक में लिखा है कि आयुर्वेद सरणी वर्णित स्रोतस शरीर को निम्न प्रकार से वर्णित किया जाता है। प्राण व स्रोतस का मीनिंग क्या है? लंग्स, कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, ब्रोंकाई, मतलब एक तरीके से जो वायु का वहन करती है। मतलब मैंने बताया था ना मॉडर्न कोरिलेशन कि बॉडी के ऑल पार्ट में मतलब श्वसन, मतलब जो अपन प्राणवायु अंदर लेते हैं ना उसको वहन करना। तो लंग्स, कैपिलरी, पल्मोनरी आर्टरीज, ब्रोंकाई यही तो करती हैं। उदक व स्रोतस लिम्फेथेटिक, स्पेशली थोरेसिक एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, जो थोरेसिक डक्ट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो उदक व स्रोतस को वहन करती हैं। अन्न व स्रोतस को गैस्ट्रो इंस्टेटाइल ट्रैक्ट, मतलब एक तरीके से वही आहार नाल से संबंधित। रस व स्रोतस कैपिलरीज, स्पेशली सिस्टेमेटिक कैपिलरीज, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनकी सिस्टम रस्व, जैसे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जितने भी बड़े बड़े सिस्टम है ना उनके लिए रस्व, उनको पोषण प्रदान करना। रक्त व कैपिलरीज ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन, अपन ने बताया उसके मूल ही लीवर और स्प्लीन है, आपको बताया था। स्पेशली पोर्टल कैपिलरीज, मतलब जो पोर्टा हिपोटेटिस रहती है ना अपने लीवर में, पोर्टा हिपोटेटिस ने वो इसको माना है रस्व। मांस में क्या है? कैपिलरीज ऑफ मसल्स, जो मसल्स को पोषण प्रदान करती हैं, वो मैंने बताया हुआ अच्छी तरीके से। मेदो है कैपिलरीज ऑफ द पेरिनेफ्रिक टिश्यू एंड ओमेंटम। अब देखो मैंने ओमेंटम बताया था कि इसके मूल ओमेंटम है, तो देख लो आ गया ना यहाँ पे। तो मॉडर्न कोरिलेशन बिल्कुल सही है। देखो अब सुश्रुत संहिता कितनी और चरक संहिता कितनी एडवांस है। अस्थि व स्रोतस की हावर्सन कैनाल इन द बोन्स, अब जो बोन्स होती हैं उनमें अपने पीएमटी के टाइम पे उनके अनुप्रस्थ काट, लंबत काट स्टडी की होगी, उनमें हावर्स कैनाल पाई जाती है, क्योंकि उनमें पोषणों का आदान प्रदान होता है। तो अस्थि व स्रोतस में। अब मज्जा व स्रोतस में क्या है? मेडुलरी कैनाल है, बोन मैरो स्पेस, जो बोन मैरो पाई जाती है ना बोन के अंदर, वो एक तरीके से। शुक्र में डक्ट डिफरेंस है ना, इजिलेक्ट्रिक डक्ट, मतलब एक से बोलते हैं ना कि शुक्र वाहिनी धमनी, और मतलब एक तरीके से जो टेस्टिस से बाहर निकलती हैं पतली पतली नलियाँ होती हैं वो सारी। डक्ट डिफरेंस मतलब, और इजेकुलरी डक्ट शुक्र व स्रोतस की। मूत्र व स्रोतस की क्या है? रीनल ट्यूबुलस किडनी विद यूरेटर, मूत्र वाहिनी और मूत्राशय, ये सब इसमें आते हैं। पुरुष व स्रोतस में क्या है? लार्ज इंसिटाइन, स्पेशली सीकम विद कोलोन। और पुरुष का तो मैंने यही भी बताया था ना, पक्वाशय और लास्ट में गुद एनस था, ठीक है, एनस था, वही है। देखो यहाँ पे बस आर्टरी जोड़ दिया इनके साथ भाई, जो छोटी छोटी है उनका वहन करने वाली। अपन ने क्या पढ़ा था? स्रोतस, परिणाम प्राप्त धातुओं को वहन करने वाले क्या होते हैं? स्रोतस कहलाते हैं। तो एक तरीके से कैपिलरी। स्वेद व स्रोतस कोलाई ट्यूबुलर स्वीट ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट, मतलब एक तरीके से पसीना ग्रंथि होती है ना, उनके माध्यम से पसीना बाहर आता है, और उनकी जो नलिकाएं वो सब स्वेद में। आर्तव में ब्लड वेसल्स ऑफ यूट्रस, स्पेशली वेजाइनली आर्टरी, फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेराइन वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स, जो भी अपने गर्भाशय में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, स्पेशली वेजाइनल आर्टरी, मतलब वेजाइनल आर्टरी, फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेराइन वेसल्स, मतलब फेलोपियन ट्यूब को जाने वाली आर्टरी, और यूटेराइन वेसल्स, ये सब मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो पाई जाती है ना जितनी भी वेसल्स, ये सब किस में आती हैं? आर्त वेसल, मतलब एक तरीके से मॉडर्न कोरिलेशन बताया, और जो मैंने आपको साथ में ही बता दिया अच्छी तरीके से समझा के, जो रिसर्च वाली बुक से मैंने आपको लिख के अच्छे से बताया था। याद हो जाए तो कर लेना, लेकिन जो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम में, मतलब कल वाली क्लास में, प्राण वैसे लेके शुक्रवार तक, वो आपको जो मैंने मॉडर्न कोरिलेशन बताया था ना, वो जरूर याद कर लेना। याद करने की जरूरत नहीं, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। याद तो आपको यही मूल फूल और ये याद करने पड़ेंगे, भाई क्या मूल है और क्या दृष्टि के लक्षण है, क्या होगा, वो सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। बस ये तो समझने के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। सिरा धमनी स्रोतस की विभेदक तालिका, कि भाई अपन ने सिरा पढ़ लिया, धमनी पढ़ लिया, स्रोतस पढ़ लिया, तो क्या अंतर है? तो विभेदक लक्षण किस लक्षण है? सिरा में क्या पाया जाएगा, धमनी में क्या पाया जाएगा, और स्रोतस में क्या पाया जाएगा? तो पहले देखते हैं लक्षण भिन्नता, कि वात आदि का, वात पित्त कफ का वहन करने से अरुण नील व शुक्र वर्ण, ये बोलता है कि वात आदि का वहन करने से अरुण नील व शुक्ल वर्ण, कहने का मीनिंग है कि अरुण, नील एवं शुक्ल, वात का वहन करेगी तो अरुण है, पित्त का वहन करेगी तो नील है, और कफ का वहन करेगी शुक्ल है। तो 200 के अनुसार इसका कलर चेंज होता रहता है। धमनी में क्या होता है कि शब्द आदि को वहन करने वाली होने से वर्ण का उल्लेख नहीं है। कहने का मीनिंग है कि ये एक तरीके से शब्द आदि को वहन करने वाली, मतलब उसके साथ बहती है ना, एक तरीके से पंपिंग के साथ बहती है, तो इसमें पता नहीं लगता कौन सा, मतलब कौन से दोष को वहन कर रही है, वात को, पित्त को, कफ को, एकदम कलरलेस एक तरफ से ऐसे है।
स्रोतांश देखो विभिन्न धातु एवं मलों को वहन करने वाले होने से उन्हीं के अनुरूप जिस धातुओं को, जिस दोष को, जिस मल को वो वहन कर रही हैं, जैसे रस को करी तो रस के समान, पित्त को वो रक्त को करी तो रक्त के समान, मांस को करी तो मांस के समान, अस्थि को करी तो अस्थि के समान, उसी के कलर का धारण कर लेते हैं। संख्या भिन्नता, इनकी मूल सिराएं 40 होती हैं और विभक्त होकर 700 हो जाती हैं। तो मूल सिराएं 40 कौन कौन सी मैंने बताया था, वातज की 10, पित्तज की 10, कपज की 10 और रक्तज की 10। मूल धमनियाँ 24 होती हैं तथा शाखाओं में विभक्त होकर असंख्य हो जाती हैं। कि मूल धमनियाँ 24 होती हैं, 10 ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ, 4 तिर्यक। पूरा चैप्टर पढ़ लिया इसलिए मेरे को तुरंत याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो ये आगे जाके विभक्त होकर पूरी बॉडी में फैल जाती हैं तो असंख्य हो जाती हैं। सुश्रुत मत अनुसार स्रोतस 11 हैं एवं भेद रूप से 11 मतलब 22 हो गए ना भाई। 11 तो उन्होंने माने हैं लेकिन उनके दो दो टाइप्स थे ना, तो 22 हो गए। और चरक मत अनुसार 13 हैं। ठीक है। स्पंदन वैसे ये स्पंदन रहित है, मतलब इसमें कोई पंपिंग नहीं पाई जाती, कोई स्पंदन नहीं पाया जाता सिरा में, धमनी में। इसका संबंध हृदय से नहीं, हाँ ये स्पंदन युक्त होती है, इसके लिए धमन्याद धमनी खा गया, मतलब धमन के साथ वहन करने वाली। स्रोतों में श्रवण क्रम होता है, श्रवणात् श्रोतंसी, सिरा व धमनी की अपेक्षा धातु वहन शीघ्रता से। कि ये तो देखो हट की मतलब धमन की सहायता से, मतलब एक तरीके से स्पंदन की सहायता से या बिना स्पंदन की सहायता से, ये ओनली शरण होता है सीधा फास्ट, जहाँ पे जिसको जोड़ते ना, जितना फास्ट मतलब एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेटर होगा ना, मतलब जो गमन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना होता है ना, वो क्या स्रोत फास्ट, तो ये काम करता है। संबंध भिन्नता, इनका संबंध अपने अपने आशयों में वर्णित, कहने का मतलब जहाँ जिस ऑर्गन से संबंधित है उस हिसाब से वर्ण ये डिफेंड है। इसका वर्णन हृदय से संबंध, क्योंकि हार्ट से तो जुड़ी हुई है धमनियाँ, कि अपने चरक ने बताया ना कि हृदय से 10 धमनियाँ, तो इसका संबंध हृदय से है। इसका संबंध अपने अपने धातु एवं मलों से वर्णित। आपको पता ही है भाई, जिसके सबके अलग अलग मूल हैं, रस का अलग मूल है, रक्त का अलग मूल है, मेद का अलग मूल है, अस्थि का अलग मूल है, मूत्र का अलग मूल है, सबके अलग अलग मूल है। रचना के अनुसार सिरा में दोनों स्तर पतले व कम स्नायु सूत्रों से बने होते हैं, अतः सिरा स्पर्श में कोमल व सिराओं के बीच में वाल्व होते हैं, बीच में कपाटिका। वाल्व क्यों होते हैं आपको पता है, क्योंकि ब्लड वापस ना जा सके, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट ब्लड आता है, क्योंकि हार्ट की तरफ लेके जाती है। अगर मान वाल्व नहीं होंगे तो ब्लड वापस नीचे आ जाएगा, तो ये वाल्व युक्त होती है। धमनी के दोनों स्तर मोटे और अधिक स्नायु सूत्रों से बंधे होते हैं, तो धमनी स्पर्श में कठिन होती है। तो ये अब देखो यंत्र बताया कि ये सिरा में दोनों स्तर पतले कम स्नायु सूत्रों से बने होते हैं और सिरा स्पर्श में कोमल। कोमल मतलब एक तरीके से सॉफ्ट होती है, मतलब धमनी की बजाय ये थोड़ा सॉफ्ट नेचर की होती है सिरा। और देखो स्रोतस देखो, ये संबंधित संरचनाओं के अनुरूप, संबंधित संरचनाओं के अनुरूप, जैसा रस जैसा वो, जैसा रक्त जैसा ये, जैसा मांस जैसा ये, जैसे अस्थि जैसा ये, मतलब जैसा धातु जैसा मल है उसी के हिसाब से, जैसा मतलब स्रोतस है ना उसी के अनुसार इसका रूप हो जाता है। तो ये मतलब एक तरीके से विभेदक तालिका है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिरा धमनी स्रोतस में अंतर लिखिए, तो ये सारणी उस समय काम आएगी। अब है इस चैप्टर में एक टॉपिक और है जो अपना सिलेबस है इस चैप्टर का, कि भाई सिरा धमनी स्रोतस और हार्ट। इस चैप्टर में सिलेबस में हार्ट भी है, तो चैप्टर नंबर 7 में हार्ट भी अपन करेंगे।